नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो सेशन है वो पवित्र रुद्राक्ष वृक्ष के नीचे से आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और चूंकि हम अभी घर में नहीं हैं, बाहर हैं, तो यहीं से आप लोग के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। चूँकि ये जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके भारत में मुस्लिम शासन का जो प्रारंभ है, उसके नींव के रूप में इस टॉपिक को देखा जाता है। और इस टॉपिक को आप अलग-अलग नाम से जानते हैं। अरबों द्वारा सिंध विजय, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत में इस्लाम का पहला साम्राज्य, तो आप किसी भी रूप में इसको जान सकते हैं। और अलग-अलग टॉपिक देकर इसी को यही जो मूल घटना है उसके बारे में जो टीचर हैं वो बच्चों को बताते हैं। आज हम मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध विजय है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका जन्म जो है वो 695 ईस्वी में होता है और इसकी मृत्यु 715 ईस्वी में होती है। अब यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि ये मात्र 20 वर्ष, इसके जीवन काल का जो पूरा चैप्टर है वो 20 वर्ष का ही है। और इस 20 वर्ष की उम्र में ही ये एक प्रकार से मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, मुसलमानों के लिए, खास करके आज जो हमारे यहाँ भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, आज जो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं, बांग्लादेश में जो रहने वाले मुसलमान हैं, या विश्व के और भी जगहों पे जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनका नायक बन गया। ये 20 साल का लड़का इस कदर इसने मार काट मचाया, इसने आतंक का साम्राज्य स्थापित किया, इसने इस्लाम धर्म से प्रेरित होकर एक हिंदू बहुल जो एरिया था उस पर अटैक किया और वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, वहाँ की महिलाओं का रेप किया, सारे संपत्ति लूटा। मतलब एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो इसको एक मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में बताते हैं। और ये जो आक्रमणकारी, ये जो वर्ड है वो मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए है खास करके, और पढ़े लिखे लोगों में भी खास करके वैसे लोगों के लिए है जो कि मतलब थोड़ा तुष्टीकरण की नीति से प्रभावित हैं। हम उसको डायरेक्ट आतंकवादी कहेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने के उद्देश्य से ज़बरदस्ती आतंक फैलाना जो था उसका मेन मकसद था, तो उस उद्देश्य से वो भारत में आया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम कि ये सिंध क्या है। सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। सिंध जो आज प्रांत है, सिंध बलूचिस्तान का जो प्रांत है, आज पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन ये सिंध का हम भारतीयों के लिए क्या महत्व था? तो सिंध बहुत पुराना वर्ड है और ऐसा माना जाता है कि ये जो हमें हिंदू नाम मिला है और हमारे देश को ये जो हिंदुस्तान नाम मिला है वो भी इन आक्रमणकारियों ने ही दिया है। और उसके पीछे ये तर्क था कि जब इन्होंने वो सिंध को लूटा तो सिंधु नदी के पार के जो मतलब सिंधु नदी के इस पार वाला एरिया, जिसमें सबसे पहला एरिया वही देवल वाला था, जहाँ के राजा दाहिर को इसने पराजित किया था। तो मतलब सिंधु नदी के नाम से ही इस तरफ का जो क्षेत्र था इसको लोग सिंधु, अब बाद में जो और भी अलग अलग प्राचीन काल में आप देखेंगे कि जो अलग अलग लोग आए उन्होंने वही मतलब नाम जो है वो अपभ्रंश होते चला गया। वो
और उस जो सिंधु था वो बदल के सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोग जो थे उनको हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान कहने लगे। खैर, ये जो सिंध प्रांत था उसको प्राचीन काल में सप्त सैंधव कहा जाता था। सप्त सैंधव का मतलब था 7 नदियों का संगम स्थल। मतलब ये ऐसा प्रदेश था जहां से 7 नदियां होकर गुजरती थी। अब आप इससे इस क्षेत्र की विशेषता और महत्व को समझ सकते हैं। प्राचीन काल में नदियों का क्या महत्व था। लोग नदी के तट पर आकर बसते थे। नदी जो था वो व्यापारिक सुविधा के लिए उपयोग किया जाता था। नदी के नज़दीक का जो क्षेत्र था वो बहुत उपजाऊ होता था। फर्टिलिटी वहाँ ज़्यादा होता था क्योंकि नदियाँ जो अपने साथ वो लाती हैं गाद और अपने मुहाने पे वो डेल्टास का निर्माण करती हैं। आपने पढ़ा तो होगा। और साथ ही मतलब जो नई मिट्टी लाती हैं तो इससे क्या होता है कि उस एरिया जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। फर्टाइल एरिया माना जाता है जहाँ से नदी होकर गुजरती है। तो ये जो एरिया था वो बड़ा महत्व का एरिया था। अब कौन-कौन से नदी वहाँ से होकर गुजरती थी, तो सबसे पहला तो सिंधु नदी। और इस नदी के नाम पर ही हमारा जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो यही सिंध नदी जो है उसके नाम पर उस पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। अब प्राचीन काल में यहाँ से सिंधु नदी गुजरती थी, शत्रुदी नदी, बिपाशा, चंद्रभागा, वितस्ता, सरस्वती और परूसनी, ये 7 नदियाँ जो थी वो इस क्षेत्र से होकर गुजरती थी। और ये जो क्षेत्र था वो बड़ा महत्वपूर्ण था प्राचीन काल में। लेकिन बाद के कालों में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले यही जो क्षेत्र था उसको अरबों ने अपना निशाना बनाया। अब हम बात करते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो है वो सऊदी अरब का जो ताइफ शहर है वहाँ मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था। कहता है कि उस समय जो इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, इस्लाम धर्म आगे बढ़ रहा था, खिलाफत का जो कंसेप्ट था वो स्टार्ट हुआ था, वो शुरू हुआ था। उसमें जो उमैयद खलीफा के लोग थे, तो उमैयद खलीफा जो थे पहले वो उनका नाम था अली अल वलीद प्रथम। तो अल वलीद प्रथम का ये एक प्रकार से राज्यपाल के रूप में काम करता था। अल वलीद प्रथम जो थे उनके दरबार में इनके जो चाचा थे, इनके बोल रहे हैं हम, वो तो आक्रमणकारी था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम का जो चाचा था हज्जाज, उसको ये खलीफा ने इराक का गवर्नर नियुक्त कर दिया था और उसको ये कार्य दिया गया था कि भारत की तरफ आगे बढ़े और इस्लाम का प्रचार प्रसार करे। मतलब इस्लाम प्रचार प्रसार करने का मतलब आप ये मत समझना कि जाकर वो भक्ति गाना गा रहा है, अपने धर्म की भलाई, उनके अच्छाई के बारे में लोगों को बता रहा है, ये सब कोई कंसेप्ट नहीं था। मतलब ज़बरदस्ती मंदिर तोड़ो, संपत्ति लूटो, उसकी माँ बहन का इज्जत लूटो, अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो छोड़ दो, नहीं किया तो मुड़ी काट दो, ये वाला कंसेप्ट था। अब कहता है कि सिंधु नदी को इन्होंने पार किया। सिंधु नदी को पार करके सिंध और पंजाब का जो क्षेत्र था, सबसे पहले इन्होंने वहाँ आक्रमण किया। वहाँ जो
निम्न वर्ग की प्रजातियां थीं वो इनका ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सकी, और बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू धर्म के भी जो लोग थे, जो खास करके निम्न प्रजाति के लोग थे, जिनको जीवन यापन का उतना सुविधा नहीं था, बाद में वो भी इसके सेना में शामिल हो गए। और आगे बढ़ने के बाद राजा दाहिर से इसका मुकाबला हुआ। राजा दाहिर जो हैं वो चच राजवंश के माने जाते हैं, और चच जो थे वो राजा दाहिर के, मतलब ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर के चचा ने ही इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, और उसके आधार पे ही इस राजवंश को चच राजवंश माना जाता था। और बाद में ये जो अरब लोग आए, तो अरबों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरबों का ये जो भारत पर आक्रमण था या सिंध पर जो आक्रमण था, जिस प्रकार से हम भारतीय लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक प्रकार से हिंदू वर्ल्ड में, मतलब जो हिंदू आबादी है, वहाँ आक्रमण करने का ये एक सबसे प्राथमिक स्रोत है जिसके बारे में जानकारी मिलती है। बाद में हिंदुओं की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर, जैसा कि आप आगे पढ़ते हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता है कि आगे चलकर पूरे भारत को धीरे धीरे करके मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और कैसे लिया वो आपको पता है। अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब कहता है कि जो खलीफा था, खलीफा का आदेश पाकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, और वहाँ का जो राजा दाहिर था उसके साथ उसका युद्ध हुआ, रावर का युद्ध। और उस युद्ध में राजा दाहिर मारे जाते हैं, और जो अरब, मतलब मोहम्मद बिन कासिम है, उसकी जीत होती है। अब यहाँ भी एक प्रसंग आता है कि राजा दाहिर के पास ऑप्शन थे, वो वहाँ से भाग सकता था, वो दूसरे राज्यों में शरण ले सकता था, वो अपने परिवार को दूसरे राज्यों में भेज सकता था, और ऐसा करने के लिए उसके जो कुछ लोग थे उन्होंने उनको कहा भी। लेकिन जो भारतीय शासक थे, हमेशा उनके अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती थी। राजा दाहिर का मानना था कि हमारे जितने भी सरदार हैं, हमारे जितने भी मंत्री परिषद के लोग हैं या जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका परिवार भी तो यही है। तो जब उनका परिवार यहाँ है, तो हम अपना परिवार को दूसरी जगह क्यों भेजें। राजा युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए, और उनकी 2 रानियां थी, जिनमें से एक का जो नाम है वो रानी बाई है। अब ये जो रानी बाई हैं, उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इतिहास में ये पहली घटना है, भारतीय इतिहास की ये पहली घटना है कि किसी रानी ने जौहर या सती का शुभारंभ किया प्रथा का। जौहर और सती प्रथा में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। जौहर का मतलब कि सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद वो खुद को अग्निभूत कर देना, तो ये जौहर हो गया, जिसका उदाहरण आगे चल के आप जब पढ़ते हैं रानी पद्मावती के बारे में तो भी मिलता है। और सती का मतलब था कि सती जो था वो एक प्राचीन परंपरा था, जिसमें ऐसा माना जाता था कि पति की मृत्यु के बाद जो महिलाएं थी वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब जबरदस्ती नहीं, अपने मन से
वो पति के चिता पर अपने आप को जला लेती थी। तो अब यहाँ जो है वो सती प्रथा एक ये पति के चिता पर तो ये नहीं जलाई, बल्कि ये एक प्रकार से जौहर की मतलब और भी जो विशिष्ट महिलाएं थी उनको बुलाया गया और वही जलते हुए जो अग्निकुंड है उसमें प्रवेश कर गया। तो एक रानी तो ये थी जो कि रानी बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं और इतिहास में उनका बड़ा इज्जत मान सम्मान है। लेकिन फिर भी कहता है कि वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने, अब ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जब ब्राह्मणवाद का जो किला है, ब्राह्मणवाद का जो किला है, राजा दाहिर भी ब्राह्मणवाद के किला में ही थे और वहीं पे युद्ध हुआ था और उसके बाद राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी और रानी जो थी रानी बाई, उन्होंने वो जौहर कर लिया था। लेकिन फिर भी वहाँ कहता है कि एक और राजा की रानी थी जिनका नाम लाडी था। एक रानी थी उनका नाम लाडी था और उनकी 2 बेटियां थी, सुरजा देवी और परिमला देवी। ऐसा माना जाता है कि जो लाडी बाई थी उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने शादी कर लिया और जो 2 बेटियां थी सुरजा देवी और परिमला देवी, उनको राजा हज्जात, जो मतलब इसके जो चचा थे, हज्जात बगदाद जिसका हेड क्वार्टर था, दमिश्क जिसकी राजधानी थी, आज का वो दमिश्क जो कि सीरिया का राजधानी है और आप देख रहे हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, किस प्रकार से मार काट मचा हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये मतलब आज आप 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या मानसिकता है, क्या रहन सहन है, क्या सोच है। तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय वो किस प्रकार के लोग होंगे। आज जब वो इस प्रकार के लोग हैं तो उस समय 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और उसको आदेश मिल रहा था कहाँ, तो वही दमिश्क के हेड क्वार्टर से। हज्जाज जो है वो उसको ऑर्डर दे रहा था, जिस प्रकार से आज मुंबई में बम ब्लास्ट होता है, 10 आतंकवादी ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन पॉइंट स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को निशाना बनाता है और उसको आदेश कहाँ से मिलता है, तो कराची के हेडक्वार्टर से। उसी प्रकार से इनको ऑर्डर मिल रहा था कहाँ, तो सीरिया की जो राजधानी आज है दमिश्क, वहाँ हेडक्वार्टर में बैठा जो हज्जात था वो इसको ऑर्डर दे रहा था कि हाँ कौन मंदिर तोड़ना है, क्या करना है, लूटा जो है संपत्ति उसका क्या करना है, जितना हिंदू लोग की माँ बेटी पकड़ाई है उस सबको क्या करना है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को वहाँ बगदाद ले जाया गया, वहीं सीरिया जो दमिश्क है वहाँ ले जाया गया और वहाँ उनका नंगा बाजार लगाया गया। सुनकर खून जो है एकदम खौल जाता है। खैर उधर हम नहीं चलते हैं, अब आगे जो है हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक हज्जात बिन यूसुफ की बेटी जो जुबैदाह थी, मतलब यही जो हज्जात है जिसका ये भतीजा है, तो वो हज्जात अपनी बेटी की शादी अपनी भतीजा इससे कर देता है, किससे, मोहम्मद बिन कासिम से।
मतलब चचेरी भाई बहन है, होता है इस्लाम में शादी ऐसे होता है। तो वो शादी कर देता है और उसके बाद कहता है कि बेटा अब जा, शादी तो कर दिया, अब कुछ हिंदू को काट के आवो, मंदिर उंदिर थोड़ा लूटो, तब न तुम्हारा नाम होगा। जैसे आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसने भी अपने चाचा की लड़की से ही शादी किया था, चाचा का कत्ल करके। तो ये प्रथा हम लोग को लगता है कि अरे यार यहाँ ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये मतलब हो रहा है नहीं, कंसेप्ट ही यही है, यही कंसेप्ट है। चलिए, कहता है कि ईरान का जो सिराज शहर है, वही ईरान जो कि आज देख रहे हैं दादागिरी कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने का प्रयास कर रहा है और पूरे विश्व के मुसलमान खड़ा हैं उसके साथ कि हमारा ये नेता है। इज़राइल पर अटैक किया है, हमास बहुत अच्छा काम किया है। तो यही जो ईरान शहर है, ईरान का सिराज शहर से 6000 सीरियाई सैनिक, कहता है इतिहासकार लोग हैं वो लिखते हैं 6000 सीरियाई सैनिक नहीं, 6000 आतंकवादी। जैसे आज सीरिया में अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं, तो उसी प्रकार से 6000 सीरिया के जो आतंकवादी थे वो 600 ऊँट, 300 बख्तरबंद जो गाड़ी है सामान उमान ढोने के लिए, वो उसके साथ जो हैं वो चलते हैं वहाँ से भारत विजय के लिए, सिंध विजय के लिए। ये जो सिंध है आज वही कराची में पड़ता है, जो कि आज पाकिस्तान में चला गया। और दुर्भाग्य इस बात की है कि जिस हिंदू शासक राजा दाहिर ने अपना सब कुछ गंवाना उचित समझा, लेकिन अपने आप को, अपने राज्य के लोगों को मुसीबत में छोड़ना उचित नहीं समझा, उस राजा का आज वहाँ अपमान किया जाता है, उसकी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और उसे आज सिंध में एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। और जो विलेन है, जो आक्रमणकारी है, जो आक्रांता है, उसको एक नायक के रूप में दिखाया जाता है। खैर, कहता है कि वहाँ से जो है वो देवल की तरफ कूच किया जाता है, देवल को अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो 2 प्रमुख शहर थे, नेरून और सहवान, उसको भी जीत लिया जाता है। रोहड़ी का जो किला है जहाँ पे भयंकर युद्ध होता है, लेकिन बाद में अरबों के सामने समर्पण करना पड़ता है, मतलब हार जाते हैं ये लोग। उसके बाद जो ब्राह्मणवाद का किला है, जहाँ पे हमने बताया राजा दाहिर की मृत्यु होती है और उनकी जो 2 बेटियां हैं उनको पकड़ लिया जाता है और जो हज्जाज है उसकी सेवा में वहाँ भेज दिया जाता है। इसके साथ जो एक रानी है वो जौहर कर लेती हैं और दूसरी रानी से मोहम्मद बिन कासिम खुद शादी कर लेता है। मुल्तान आगे बढ़कर मुल्तान जो शहर है उस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। सौराष्ट्र की तरफ भी बढ़ा जाता है, लेकिन उस समय सौराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं का शासन था। सौराष्ट्र जो है वो वही एरिया पड़ता है आज का गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो कुछ एरिया है उधर वाला पड़ता है। तो वहाँ राष्ट्रकूटों के डर से, भय से, वहाँ हेडक्वार्टर से आता है फ़ोन, मतलब उस समय फ़ोन तो नहीं था, मतलब आदेश आता है कि नहीं उधर छोड़ दो, उधर नहीं अभी जाना है। तो जो आक्रमण का जो प्लानिंग था उसको कैंसिल कर दिया जाता है।
कन्नौज की तरफ भी 10,000 फौज जो है उसको भेजा जाता है, लेकिन उस आगे चलकर ये जो प्लानिंग है उसको भी रोक दिया जाता है। अब एक कहावत है, जस कर नीतस भोग ही दाता, नरक जात तब क्यों पछताता। यही हाल होता है मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अब घटनाक्रम ये होता है कि खलीफा उस समय जो खलीफा है, पहले जो खलीफा था अल वलीद प्रथम, उसकी मृत्यु हो जाती है और हज्जाज जो है इसका संरक्षक, वो भी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो इतिहासकार लोग हैं वो दो मत को मानते हैं, क्योंकि उस समय का जो भी इतिहास मिला है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग ये बताते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ। ये आप ध्यान देंगे कि मात्र 20 साल ही मोहम्मद बिन कासिम का जीवन सफर रहा। 17 वर्ष के उम्र में उसने भारत पर आक्रमण किया था और आज 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को हम नाबालिग मानते हैं कि नहीं, ये तो बच्चा है, गलती से हो गया। और 17 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध को अपने कंट्रोल में कर लिया, हजारों स्त्रियों का रेप किया, सारे मंदिरों को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। अगर आज मोहम्मद बिन कासिम पकड़ा जाता और उसको कोर्ट में सामने पेश किया जाता तो हमारे देश के बहुत सारे जो वकील लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो खड़ा हो जाते कि नहीं सर, ये तो गलत कर रहे हैं आप, ये तो अभी 17 साल की उम्र का ही है, ये तो अभी नाबालिग है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। जैसा कि प्रयास अफजल गुरु के बारे में भी किया गया, ये तो बहुत टीचर के बेटा है और वो पढ़ने वाला है, शिक्षक है, समाज इससे नरुष्ट होकर ये आतंकवादी बन गया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, और जो हमारे नौजवान हैं उनको ये समझना चाहिए। बाकी हम लोग तो मास्टर आदमी हैं, हमने के बताना काम है, समझना न समझना बच्चा लोग के काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता है कि वहाँ क्या होता है कि जो खलीफा का पद है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है और अब वहाँ सुलेमान बिन अब्द अल मलिक नया खलीफा बन जाता है। अब ये जो नया खलीफा है वो अपने पुराने खलीफा के जितने भी विश्वास पात्र लोग थे उनको एक एक करके साइडलाइन करना शुरू कर देता है। कहता है कि वो जो नया खलीफा बना उसने याजिद बिन अल मुल्ताब को फारस, किरमान, मकरान और सिंध का राज्यपाल घोषित कर दिया, उसको बना दिया। और ये जो नया राज्यपाल बना था उसको हज्जाज के साथ उसका दुश्मनी था, क्योंकि हज्जाज ने कभी उसको प्रताड़ित किया था, उसको बंदी बना लिया था। इसलिए उसका बदला लेने के लिए उसने हज्जाज और उससे जुड़े जितने भी लोग थे उनका सफाया करना शुरू किया। जैसे कि आज आप देख सकते हैं सीरिया है, इराक है, लेबनान है, आप देखिए एक ग्रुप दूसर का मार रहा है, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, ये सिस्टम चलते रहता है। आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ऐसा माना गया और माना गया कि यही कारण है कि मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक उस समय के अली कूफी जो है तो चचनामा एक फारसी ग्रंथ है जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, किस प्रकार से अरबों ने सिंध को विजय किया। तो उससे ये हमको पता चलता है कि जो सुरजा देवी थी और परिमल देवी थी
जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने जब पकड़ा तो इनको खलीफा के पास इनको पेश किया गया। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि एक खम्स कर है मुस्लिम समाज में, और ये कर क्या है? ये कर है लूट का 5वां हिस्सा सैनिक का है। मतलब अगर कुछ लूटा पुटा है तो 5वां हिस्सा तोर है। अब हम लोग को कभी कभी लगता है, या बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, भाई हम लोग तो उतना बुद्धिजीवी हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं कुछ होता है तो ये सब लूटपाट क्यों स्टार्ट कर देता है। जैसे आप हाल में देखिए, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, लूटपाट स्टार्ट, लूट लेना दूसरा की संपत्ति। भारत में भी बहुत जगह चल रहा था, यूपी में सबसे ज़्यादा चलता था, लेकिन भला हो यूपी के लोगों का, योगी जी आए हैं तो इस पर कंट्रोल लगाए हैं। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये लूटपाट का जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया? तो इसका उपज जो है यहीं से है कि भाई लूट का 5वां हिस्सा तुम्हारा है, मतलब लूटना आपका कर्तव्य है, आप लूटिए। जो लूट के लावेगा 4 भाग जो है वो राज्य के दो, 1 भाग तुम अपना रखो। और उस लूट में कुछ भी शामिल हो सकता है। मान लिया अगर आप 5 लड़की को लूट के लाए हैं तो 1 तुम रखो और बाकी 4 जो है से अपन बॉस के सौंप दो। इस तरीके का कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से जो अकूत संपत्ति लूटा था, और बहुत सारी जो महिलाएं थी जिसको बंदी बनाया गया था। माना जाता है कि 17 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे सबका कत्ल कर दिया गया था, पुरुष का, और जो महिलाएं थी उनको बंदी बना लिया गया था। और सारे महिलाओं को, बहुत सारी जो महिलाएं थी उनको भेजा गया, सैनिक को बांट दिया गया। जैसे खिलौना उलौना होता है ना लेकिन के खुश करने के लिए, कि अच्छा ले जाओ, 2 तू लो, उदो है, देखो तेरे ये ठीक है खिलौना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा देखो बजा उजा के देखो ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी लूट के संपत्ति में मोहम्मद बिन कासिम ने वही किया। जो राजा दाहिर की एक पत्नी थी लाडो, उसको से खुद शादी कर लिया और कहा कि भैया 2 जो है अपन बॉस के लिए भेज देते हैं, सुरजा देवी और परिमल देवी, जो कि राजा दाहिर की बेटियां थीं। इनको खलीफा के पास भेज दिया गया। ये ऐसा माना जाता है, चचनामा इसके बारे में बताता है कि ये जो दोनों बेटियां थीं वो बड़ा खूबसूरत थीं। जब खलीफा को इसके बारे में पता चला तो उसने हरम में बुलाया। हरम समझते हैं ना? हरम होता था, जो ये कंसेप्ट आया है रंडी खाना का कंसेप्ट, वो यहीं से उत्पन्न हुआ है। हरम पहले जो प्राचीन काल है उसमें भी नृत्य होता था, गायन वादन, ये सब मनोरंजन होते थे। ये कंसेप्ट हिंदू धर्म में भी है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है हिंदू धर्म में, जो कंसेप्ट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब कोई एक के आदमी जो है, मतलब 50 वो अगर अप्सरा है तो वहाँ खाली कोई एक के भगवान बैठ के और नृत्य देखेंगे। लेकिन हरम का कंसेप्ट ये है कि वहाँ पे 50, 100, 200, 500 जितना भी महिलाएं हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ राजा ही जाएगा, सुल्तान ही जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। अगर कोई चला गया गलती से तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड है। वहाँ सिर्फ हरम की महिलाएं रहेगी, और नहीं तो फिर जो हिजड़ा लोग होते हैं, हिजड़ा समझते हैं ना, ट्रेन व्रेन पर आते हैं आप तो बजा के ताली वाली पैसा मांगता है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑर्डर था उस हरम में प्रवेश करने का। तो इन लोगों को बुलाया गया कि भाई लाओ हरम में पेश करो। कह रहा है कि बड़ी सुंदर है, जड़ी देखें भाई राजा है। कहता है कि वहाँ सुरजा देवी का जो
रूप था, सौंदर्यता था, उसको देखकर ये जो खलीफा है, खलीफा कौन है? इस्लामिक धर्म, इस्लामिक दुनिया का आध्यात्मिक गुरु, और वो क्या मंगवा रहा है? लाओ, देखो तो कत बड़ी सुंदर है, तो उसको लाओ हरम में पेश करो। एक कंसेप्ट है। खैर, वहाँ ऐसा माना जाता है कि जो सूर्या देवी थी, उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए खलीफा को ये बताया कि उसका सतीत्व तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही भंग कर दिया है। मतलब वहाँ भी गेम हो गया। मतलब ये दिखाता है कि जो भारतीय महिलाएं थीं, वो किसी भी हद से कमजोर नहीं थीं, वो दृढ़ संकल्पित थीं। हाँ, ये अलग है, उस समय की जो महिलाएं थी वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाती थी, लेकिन उनका जो संकल्प था वो अटूट था। खैर, रुद्राक्ष वृक्ष का मजा लेना है तो एकदम ले ही के रहेंगे ना। खैर, कहता है कि इससे जो खलीफा था वो बड़ा नाराज हो गया। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? पहले बिना हम जो है, बिना हमारे साथ रात गुजारे या हमसे पहले कोई कैसे इसका वो रेप कर सकता है? ये इस पर तो हमारा अधिकार है, हक है। रेप करने का सबसे पहला अधिकार तो हमको है। और कहता है कि वो इतना गुस्सा होता है कि तुरंत कागज स्याही मंगवाया जाता है और आज्ञा जारी किया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहीं भी है, उसको 1 मिनट उधर ही करिएगा, इधर अति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, कि ये मतलब आज्ञा दिया जाता है कि जहां भी है उसको जो है वो खाल में सील के और खलीफा के सामने पेश किया जाए। जब ये आज्ञा मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपने सैनिकों को कहा कि खुद ही उसको खाल में जो है वो सिलवा लेता है और उसको दमिश्क के लिए भेजा जाता है। लेकिन रास्ता में जाते जाते ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। लेकिन जब उसका शव खलीफा के पास पहुंचता है तो खलीफा बड़ा खुश होता है। वो खुश हुआ वाला। तो ये बताता है, चचनामा ये वर्णन करता है। इसके साथ जो हैं वो एक और हैं बेलाजूरी करके कोई इतिहासकार हैं, वो बताते हैं मोसुल शहर के बारे में। वो बताते हैं कि उनका कहना यही है कि ये जो खलीफा का ये जो पद बदला था तो उसके कारण खलीफा के पहले जो खलीफा थे तो उनके जितने भी संबंधी लोग थे या जो उनके विश्वास पात्र लोग थे उनको एक एक करके ख़त्म किया गया और उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम को भी ख़त्म किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार से भारत में इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी। ये जो नींव था वो हत्या, लूट, मार काट, बलात्कार, रेप, मंदिर तोड़ना, इन सारी घटनाओं पर आधारित था।
यहीं से ये जो साम्राज्य विस्तार की भावना है, बाद में चल के खैर उसको हम कभी और देखेंगे। मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को भी वो लूटता है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो फ़िलहाल इतना ही, और फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा इधर हैं तो मौका मिल नहीं रहा है बोर्ड पे उसको अच्छे से डिस्कस करने का। फिर भी जो भी है वो आपके सामने है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।